हेलो माय स्टूडेंट, आज का क्लास है केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री। विनय क्लासेस पर इसको एक दूसरे नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। अगर आप 11 की केमिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं तो उसका नाम लिखा रहता है केमिस्ट्री। और इसके पहले लिखा हुआ है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट लिखने से आ रहा है एक नंबर में, इसको हम बोल रहे हैं कंसेप्ट। लेकिन आखिर कंसेप्ट किसका? तो स्वाभाविक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आएगा कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर फिजिक्स पढ़ते तो आता कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, मैथ्स पढ़ते तो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पढ़ते तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, उसी तरह कोई भी और सब्जेक्ट। तो पहले मेन वर्ड आया कंसेप्ट्स और दूसरा आया किस सब्जेक्ट का? तो केमिस्ट्री का। ये इससे रिलेट हो गया। और इसके पहले और आएगा एक बेसिक, मतलब कैसा कंसेप्ट? तो बेसिक कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि एडवांस कंसेप्ट। और इसीलिए इसमें हम 3 नंबर लिख रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि ये एडवांस कंसेप्ट है। अगर हम इस बेसिक को काट दें, एक नया वर्ड लिख दें एडवांस, तो एडवांस नहीं, एडवांस कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। और उसके जगह पर हम लोग को बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। तो इसलिए ये वाला तो कट जाएगा। और बेसिक में भी कितना? तो सम, मतलब कुछ। ये नहीं कि कुछ की जगह लिख दिया ऑल, वैसा भी नहीं। पूरा बेसिक नहीं, ऑल बेसिक नहीं, मतलब सम बेसिक। तो इसको भी काट दे। तो ये हो गया चैप्टर 1 क्लास 11। उसका ये एनालिसिस है और इसी को ही कहा जाता है जेई एडवांस और जेई मेन के सिलेबस के मुताबिक मोल कॉन्सेप्ट्स एंड स्टोइचियोमेट्री, जो कि पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का बोल सकते हैं कि हार्ट है, या उसको दूसरे ढंग से बोल सकते हैं सोल है। क्योंकि सबको ही जानते हो कि अगर हम एक लिखें यहाँ पर इतना बड़ा चीज़ का डायग्राम को, जिसको समझा जाए बॉडी, और इस बॉडी के अंदर में आता है माइंड। ये हो गया माइंड। माइंड का मतलब सॉफ्टवेयर। ये नहीं कि इसको आप समझ लेंगे ब्रेन, ब्रेन तो हार्डवेयर हो गया। अब माइंड को बोलते हैं हिंदी में मन, और वो सॉफ्टवेयर है। और इसके अंदर में आएगा सोल, आत्मा। तो सीधा समझिए कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री है, ये मतलब क्या है? तो सोल है। ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की ये आत्मा है। और इसको ही समझ लोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और सब जो चैप्टर्स हैं वो सब थोड़ा आसान है। कैसे? और वो इजी भी है। अगर हम गिनवा लें, जैसे 12th क्लास के लिए कौन कौन है जो कि केमिस्ट्री में आएगा, तो पहला है सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री में, दूसरा आएगा सॉल्यूशन,
तीसरा आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा आएगा केमिकल काइनेटिक्स और पांचवा आएगा सरफेस केमिस्ट्री। ओनली 5 है 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री सीबीएसई के मुताबिक। पहला सॉलिड स्टेट, जिसको शॉर्ट में सॉलिड भी बोल सकते हो, और दूसरा हो गया जिसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा हो गया केमिकल काइनेटिक्स और पांचवा हो गया सरफेस केमिस्ट्री। और उसी के अंदर में देखोगे कोलाइड और सस्पेंशन के भी बारे में मिलेगा, मिक्सचर के बारे में मतलब। तो कहने का अर्थ है कि ओनली 5 है और वो सब चैप्टर मोर और लेस इंडिपेंडेंट है, आसान है, ये मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकोमेट्री के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने कहा कि वो सब आसान है। और अगर 11th क्लास में भी अगर आओगे तो अगर चैप्टर देखोगे एनसीईआरटी बुक के मुताबिक, तो 11th क्लास का पार्ट 1 बुक में पहला चैप्टर्स मिलता है यही वाला, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसके अंदर में 3 चीज़ें आ रही है जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था। पहला हो गया जिसको बोल सकते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसका दूसरा नाम है फिजिकली। फिजिकली मतलब कैसे वो सॉलिड है, कैसे वो फ्लूइड है, फिर फ्लूइड में कैसे लिक्विड और गैस है। तो यहाँ पर डिफरेंट फेज के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस फेज के बारे में बताया जाता है फिजिकली। और उसके बाद जो केमिकली आता है तो वो सेकंड चैप्टर है 9th क्लास में, और वो वाला भी यहाँ पर आएगा प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के रूप में। और जो प्योर सब्सटेंस आएगा वही 2 पार्ट में आएगा, एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में। और जो कंपाउंड आएगा वही आ जाएगा, 2 तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया कि कंपाउंड में समझ लीजिए कि एक है एसिड, एक है बेस, एक सॉल्ट है। और दूसरे तरह से बोल सकते हैं कंपाउंड को कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उसी तरह अगर आगे बढ़ेंगे तो प्योर सब्सटेंस की जगह एक आ रहा है इम्प्योर सब्सटेंस, उसी को बोलते हैं मिक्सचर। और वही मिक्सचर का 2 कैटेगरी होगा कि वो होमोजेनस मिक्सचर है कि हाइड्रोजनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर है तो वो सॉल्यूशन हो गया, और हाइड्रोजनस मिक्सचर है तो उसको मतलब बोल सकते हैं कि वो उसके अंदर में 2 पार्ट आएगा, कोलाइड और सस्पेंशन। जब सस्पेंशन आएगा तो उसके जो साइज होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, वो 10⁻⁻7 मीटर से डायमेट्रिकली हाई रहेगा, और जब 10⁻⁻9 से लेके 10⁻⁻7 के बीच में रहेगा तो कोलाइड रहेगा, और 10⁻⁻9 मीटर से अगर छोटा होगा तब वो जा कर के सोल्यूशन होगा। और फिर जब आगे पढ़ेंगे तो सोल्यूशन का 3 टाइप का सोल्यूशन होता है। पहला होता है जिसको बोल सकते हैं सॉलिड सोल्यूशन, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लिक्विड सोल्यूशन, फिर आगे बढ़ेंगे तो गैसियस सोल्यूशन। फिर सॉलिड सोल्यूशन में भी 3 टाइप का आएगा। कैसे? तो आएगा कि सॉलिड इन सॉलिड, फिर आएगा लिक्विड इन सॉलिड, फिर गैस इन सॉलिड। यानी ज़्यादा मात्रा में सॉलिड है और कम मात्रा में उसके अंदर में सॉलिड लिक्विड गैस है। फिर उसी तरह अगर लिक्विड सोल्यूशन को ब्रेक करेंगे तो अगर ये हाथ से समझिए कि हम लिक्विड सोल्यूशन लिखें, और इसके अंदर में आएगा पहले सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा आएगा लिक्विड इन लिक्विड, फिर आएगा गैस इन लिक्विड। तो 3 3 6 हो गया। फिर अगर और आगे बढ़ेंगे गैसियस सॉल्यूशन, तो उसके अंदर में भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आएगा कम मात्रा में रहता है, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। तो 9 तरह का हो गया, और हर एक का एग्जाम्पल ढूंढ के लाइए कि क्या क्या हो सकता है। और इसमें भी सिर्फ जो लिक्विड सोल्यूशंस है वही लिक्विड सोल्यूशंस का ही हम लोग को कंसंट्रेशंस पढ़ना है। और जब भी लिक्विड सोल्यूशन होगा तो ज़्यादा मात्रा में जो सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जनरली वाटर रहता है, या अगर वाटर नहीं रहेगा तो कोई दूसरा भी रह सकता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में रहेगा। और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग को दिखाई देगा वही सॉलिड रहेगा। कभी कभी इमरजेंसी में लिक्विड दिख सकता है, और इन जनरल गैस वाला नहीं करना है 11th क्लास के बुक में। सेकेंड चैप्टर से जो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, और वो इनऑर्गेनिक का भी चीज़ है और वो एक तरह से फिजिकल का भी चीज़ है। तो दिखाएंगे हम जब ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो कहाँ पर वो माने
पहुंच जाता है इनऑर्गेनिक में और कहाँ पहुंच जाता है वो मतलब फिजिकल में। तो जब वो आएंगे टॉपिक्स तो उस समय अच्छा से समझाएंगे। और तीसरा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, और वो पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्री आइडिया मैंने एक वीडियो में बताया है जो खासकर इस चैप्टर में यूज होगा, लेकिन डिटेल में अभी पीरियोडिक टेबल नहीं बताया। फिर उसी तरह नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, चौथा चैप्टर में तो आता है जिसमें पढ़ाया जाता है कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, वो भी इनऑर्गेनिक का चीज़ है। फिर उसके और आगे बढ़ेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर्स आएगा, जिसमें आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस सब आएगा। तो सॉलिड तो चला गया 12th क्लास में, और लिक्विड का वही थोड़ा सा सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब के बारे में थोड़ा चर्चा मिलेगा, जो ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ लोगे तो काफ़ी है, केमिस्ट्री में पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। और फिर गैस चैप्टर का मिलेगा, जिसमें आइडियल गैस या नोबेल गैस जो भी बोलिए, और एक थोड़ा सा रियल गैस में वैन डेर वाल्स जानना है, और थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जानना है। और उसी के बाद चैप्टर्स में जाएंगे तो छठा चैप्टर्स में आएगा और ये थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स नहीं बोलते उसको, थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, थर्मोडायनेमिक्स तो फिजिक्स में है, थर्मोकेमिस्ट्री। और उसी में थोड़ा फर्स्ट लॉ साइंस पढ़ना है, जीरोथ लॉ पढ़ना है, सिस्टम पढ़ना है क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। फिर उसमें जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और साथ में इंट्रॉपी का थोड़ा केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस है वो जानना है। पूरा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स जैसा इंट्रॉपी नहीं पढ़ना है जो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में आता है। फिर गिब्स फंक्शन थर्ड लॉ में आता है, तो वो वाला भी एप्लीकेशंस पढ़ना है। तो इस तरह से उसमें एक तो वर्ड है, अगर उसको याद रखिएगा तो ज़्यादा काम आएगा। ऐसे गुड के लिए हम लिख देते हैं गो, जी, और एक लिख देते हैं एच, एक लिख देते हैं टी, एक लिख देते हैं एस, और यहाँ पर एक फार्मूला लिख देते हैं कि G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। तो ये हो गया एक कंसेप्ट। G से हो गया गो, ये हो गया हिल टॉप, कैसे हिल का H हो गया और T का हो गया टॉप, और S हो गया स्कूल। ये स्कूल जमशेदपुर में है और आईसीसी स्कूल है, तो उसी से मैंने डिकोड कर दिया है। G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। G हो गया गो, H हो गया हिल, T हो गया टॉप, S हो गया स्कूल। गो हिल टॉप स्कूल। और ये क्या है, तो शो कर रहा है T टेम्परेचर को, T शो कर रहा है टेम्परेचर को, H शो करता है एंथैल्पी को। ये केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ाई होता है। और ये कहाँ पर है, पहले होता है जीरोथ लॉ, उसके बाद होता है फर्स्ट लॉ, और उसके बाद होता है सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के ये बीच में है, माने 1.5 लॉ में, ऐसा सोचो, एक नया तरह से मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ से ऊपर, सेकेंड लॉ से नीचे में है 1.5 लॉ। बताएंगे कभी कि 1.5 लॉ क्या है, ये एंथैल्पी क्या है, और इससे रिलेटेड आप डेप्थ में पढ़िए, हेस लॉ पढ़िए, और उस समय आपको ज़्यादा ये क्लियर समझ में आएगा। और बॉर्न हैवर साइकिल पढ़िए, उस समय भी इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। और ये वाला जो है एस, ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उस समय इसका यूज होगा। और ये जो G है ये गिब्स फंक्शन है, ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में ये गिब्स फंक्शन का नाम आता है। और इसी तरह का कुछ नाम हम लिख देते हैं, जैसे देखिए गुड फिजिसिस्ट, गुड फिजिसिस्ट,
Good physicists have studied good physicists have studied under very fine teacher। अब इसमें देखिए डिकोड करते हैं, एक स्लोगन है जो केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी यूज होता है। फिजिक्स में यूज होगा जिसको हम बोलते हैं थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, और केमिस्ट्री में यूज होगा तो इसका नाम हो जाएगा थर्मो केमिस्ट्री। आप चाहें तो एक जोड़ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और इसी थर्मोडायनेमिक्स में आएगा मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन चार्ट, वो भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में उसका प्रूफ जानिए, उसका मीनिंग जानिए, और उसी में आगे कुछ पढ़िएगा क्लैसियस क्लेपेरन इक्वेशन जो सबसे चैप्टर में बहुत ज़बरदस्त यूज होता है, उसकी मीनिंग समझिए, उसकी कॉन्सेप्ट जानिए, और वेंट ऑफ आइसोथर्म जानिए, बहुत सा चीज़ है, थोड़ा बड़ा लेवल पढ़िए। अब ये कि ये कहने का मेरा सेंस क्या है, यहाँ कहने का सेंस है कि जो गुड लिखा है इसमें का जी, यही है गिब्स फंक्शन जो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है। फिजिसिस्ट का जो पी दिखता है यही वाला है प्रेशर, पी का मतलब प्रेशर, शॉर्ट में पी लिखेंगे, और ये जी है माने गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन, और ये थर्ड और थर्ड में यूज होता है। और ये हैव जो एच है, इस एच को बड़ा एच लिख दीजिए तो ये हो गया एंथैल्पी। इसको हम बड़ा एच लिख देते हैं, छोटा एच भी चलता है लेकिन हम यहाँ बड़ा छोटा को बड़ा कर दिया। स्टडीड, स्टडीड में आया एस, ये एस कौन है तो ये है एंट्रोपी। एंट्रोपी पता लगाओ कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में किसका एंट्रोपी ज़्यादा होता है, एंट्रोपी किसको बोलते हैं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, एंट्रोपी के पूरे कॉन्सेप्ट क्या है। और एंट्रोपी के जब कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे तो एक छोटा सा लाइन में लिख देता हूँ, डिफरेंशियल एस इसी को बोलते हैं एंट्रोपी, ये हमेशा बराबर होगा डिफरेंशियल क्यू बाई डिफरेंशियल क्यू बाई इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर केल्विन में। यही एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो शो करता है रिलेशंस बिटवीन वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी और एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम और इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर। और ये सेकंड लॉ थर्ड में इस कंसेप्ट का यूज होता है। और जब ये सेकंड लॉ थर्ड में पढ़ोगे, इसके पहले फर्स्ट लॉ जब पढ़ोगे तो ये जो डिफरेंशियल क्यू होता है, ये आंसर्स हमेशा बराबर होगा डिफरेंशियल यू प्लस डिफरेंशियल डब्ल्यू, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पूरा नहीं हटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको बोल सकते हैं ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है। ये भी उसी तरह मतलब ये एक मतलब रिलेशंस है, जब कभी डिटेल में आएंगे तब बताएंगे। और ये है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी, या वर्क डन बाय द गैस। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में है, बट एक्चुअली ये जो लॉ लिखा गया है रॉन्ग है। सही क्या चलता है तो ये हमेशा लिखा जाता है जब इंटीग्रेट करेंगे तो लोग बोलते हैं कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद डेल्टा डब्ल्यू, इसको इंटीग्रेट करने के बाद डेल्टा यू, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद डेल्टा क्यू। लेकिन ये भी रॉन्ग है, इसको दो बार काट दे रहे हैं।
तो सही क्या है, ये वाला डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिख करके हमेशा खाली डब्ल्यू लिखना चाहिए, और डेल्टा यू ये सही है, और ए वाला डेल्टा क्यू ये भी सही नहीं है, खाली क्यू लिखना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड मीन्स ये एकदम ओके है, सही है। क्यों? बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, और इसीलिए यहाँ फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी लिखा जा सकता है इसको, इसलिए ये फाइनल डिफरेंस डेल्टा ऑपरेशन सही है। लेकिन ये वर्क डन और अमाउंट ऑफ इट सप्लाइड ये कभी भी माने स्टेट फंक्शन नहीं है, ये प्रोसेस फंक्शन है, इसीलिए इसमें डेल्टा लगाना रॉन्ग है, यहाँ भी डेल्टा लगाना रॉन्ग है। इसीलिए जब कभी भी ऑप्शन आए तो इसको सही मानिए और सब गलत है। लेकिन काम चलाओ लोग जो दूसरा काटे हैं ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो हम लोग भी जब कोई इक्वेशन बनाएंगे, मतलब सॉल्व कोई क्वेश्चन करना है एडवांस क्वेश्चंस, तो हमेशा यूज कीजिए ये वाला जो मैंने लिखा है, जो उसको मैं एक बार और फोकस करके लिख दे रहा हूँ। क्या? जो डिफरेंशियल क्यू इज इक्वल टू डिफरेंशियल यू डिफरेंशियल डब्ल्यू, और यही डिफरेंशियल क्यू को डिफरेंशियल क्यू लिख देंगे, डिफरेंशियल यू को डिफरेंशियल डब्ल्यू डी यू, इसको लिखेंगे पी डी वी अगर गैस है तो, आइडियल गैस हो रियल गैस हो सब में यूज होगा। और यही कॉन्सेप्ट को मैंने हमेशा यूज कीजिए। यूरोडॉक की किताब में ये थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा, समझ लीजिए कि लगभग 36 क्वेश्चंस, और उसके पहले आइडियल गैस और रियल गैस पर भी क्वेश्चन है। रियल गैस पर 5 क्वेश्चन होगा लास्ट में, और मतलब किसमें बोल रहे हैं, जो पहला हो गया आइडियल गैस एंड रियल गैस, और साथ में होगा उसमें समझ लिया जाए कुछ प्रोसेस का नाम है। पहले आएगा आइडियल गैस, लगभग 20 क्वेश्चन होगा, और 5 क्वेश्चन हो जाएगा समझ लीजिए उसे प्रोसेस से रिलेटेड है। तो इस तरह से वो 25 क्वेश्चन पहले आएगा आइडियल गैस एंड प्रोसेस पर, और 25 का फिर 36 क्वेश्चन आता है फर्स्ट और थर्ड नेम्स पर, और जो 25 और 36 मैंने 61 क्वेश्चन बना लिया, वो आईआईटी पर फर्स्ट और थर्ड का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो उसको जरूर पढ़िए। ये रोडअप का सारा क्वेश्चन बनाइए, खासकर फर्स्ट और थर्ड नेम्स, और उसी में ए वाला फार्मूला इसमें अगर इंट्रोड्यूस कर दें तो ये वाला फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशियल एस इज इक्वल टू डिफरेंशियल क्यू की जगह बैठा देंगे डिफरेंशियल यू डिफरेंशियल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी, और इसी को आगे लिख देंगे डिफरेंशियल यू और डिफरेंशियल डब्ल्यू को बैठा देंगे पी डी वी, पहले फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा, और तब डिवाइडेड बाई टी, और तब इसी को आगे ए वाला चीज को और ए वाला चीज को सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। तो इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ इंटीग्रेट कर दिए और यहाँ भी पूरा इंटीग्रेट किया, यहाँ भी किए, तो फाइनली मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, ये वाला पूरा उतार दिए डिफरेंशियल यू डिफरेंशियल डब्ल्यू बाई टी, और यहाँ लिख दिया डिफरेंशियल यू, और ये लिख दिए पी डी वी, यहाँ लिख दिया टी, इसको इंटीग्रेट कर दें और कोई एक स्टेट दे दें कि पहला स्टेट 1 से दूसरा स्टेट जा रहा है, पहला स्टेट 1 से दूसरा स्टेट जा रहा है, यहाँ भी पहला स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है, और इसको लिख दें S2 - S1 डेल्टा S, ये निकल जाएगा चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो उस समय ये वाला काम देगा। इसे थोड़ा देर आया S का नाम इसलिए मैंने हल्का सा बताया, जो समझदार होंगे इतना से भी बहुत कुछ बना सकते हो। तो यहाँ आया S को एंट्रोपी, और इसी को ब्रैकेट में लिख देते हैं एंट्रोपी, और यहाँ U है, U का मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी, ये U जो है इंटरनल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी, और ये जो V है ये V कहलाएगा वॉल्यूम, V शो कर रहा है वॉल्यूम को, गैस का वॉल्यूम। फाइन ये F हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से, जैसे ये दिस फंक्शन है तो उसी तरह एक आता है वर्क फंक्शन, तो उस केस में इसको लिख देते हैं F को बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन।
और बहुत लोग इसको ए से भी लिखते हैं, कैपिटल ए से। और ये टीचर का जो टी है ये है टेम्परेचर, बड़ा टी लिख देते हैं टेम्परेचर। तो क्या क्या आया, पहला आया गुड का जी, कॉमा देके लिखेंगे, फिजिसिस्ट पी, उसके बाद आया हैव एच आया, इसके बाद आया स्टडी एस आया, इसके बाद आया यू, और उसके बाद आया वी, और वी के बाद आया यहां पर फाइन टीचर्स एफ आया। इसको बोल सकते हैं वर्क फंक्शन है, इसको बड़ा एफ से लिखते हैं, ठीक है, ये बड़ा एफ भी लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन बड़ा एफ। और इसके बाद आ गया टीचर्स का टी, और सब में कॉमा लगा दें और एक तो ब्रैकेट दे दें, तो एक तरह से लग रहा है कि ये एक कोऑर्डिनेट होता है जिसमें खाली एक्स लिखते हैं, एक कोऑर्डिनेट होता है जिसमें कि एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, एक ऐसा होता है जो x y z लिखते हैं, एक होता है कि x y z t, और इसी को वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर 2 डायमेंशन के लिए, और इसी को r वेक्टर 3 डायमेंशन के लिए, इसी को रेक्टेंगुलर में ब्रेक करेंगे तो xi प्लस yj, और इसको ब्रेक करेंगे तो xi प्लस yj प्लस zk। तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का स्पेशल केस है। जैसे ही ये वाला टर्म हट जाएगा ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। तो या तो इसको कॉम्पैक्ट में वेक्टर फॉर्म में लिखें, और नहीं तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करके लिखें, और नहीं तो ऐसे लिखें 3 टपल्स ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स। और इसी का और आगे बढ़ेंगे तो ये 4 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, n डायमेंशन के लिए x1, x2, x3 डैश डैश xn, इसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो इस वर्ड को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर में लिख दे रहा हूँ, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया कि जो वेरिएबिलिटी था पहले खाली एक था तो 1 डायमेंशन, ये 2 था तो 2 डायमेंशन, 3 था तो 3 डायमेंशन, 4 था तो 4 डायमेंशन, और n है तो ये n डायमेंशन। और ये एक प्रकार का बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स हो गया, या तो रो मैट्रिक्स बोले हॉरिजॉन्टली लिखें, तो अगर वर्टिकली लिख देंगे तो कॉलम मैट्रिक्स। और उसी तरह इससे भी बड़ा अगर लिख दें जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगल मैट्रिक्स, तो वो ए स्केलर वेक्टर से भी ऊपर उसका नाम हो जाएगा टेंसर। और टेंसर ही जब डिवाइड होता है तो एक होता है 0 ऑर्डर का टेंसर, 3 का पावर 0 एक होगा तो वो हो गया स्केलर क्वांटिटी, और फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर होगा तो 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 तो 3 हो गया, 3 बने x, y, z, वो वेक्टर हो गया। और अगर सेकेंड ऑर्डर का टेंसर है या थर्ड ऑर्डर का टेंसर है, या सीधा बोलो कि मतलब हायर ऑर्डर का, तो 3 का पावर 2 रखने से 9, 3 का पावर 3 लिखने से 27, और उसी तरह और बढ़ाते जाएंगे तो 3 का पावर 4 में 81 एंड सो ऑन। तो वो जो कहलाएगा एक तरह से टेंसर, माने हायर ऑर्डर का भी क्वांटिटीज होता है। और टेंसर का ही स्पेशल केस है, 0 ऑर्डर टेंसर इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, एंड फर्स्ट ऑर्डर योर क्वांटिटी, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर इज कॉल्ड योर वेक्टर्स क्वांटिटी, एंड सेकेंड ऑर्डर हायर ऑर्डर इज ए टेंसर। तो पता लगा ये टेंसर का कंसेप्ट क्या है, वो भी जानिए। और यहाँ पर मैंने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स से ही उठाया, n कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट ना दे करके 8 दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 कोऑर्डिनेट्स हैं, 8 कोऑर्डिनेट्स, जो कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का एक स्पेशल केस है। और एक पॉइंट को या स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शो किया गया कि इतना वेरिएबल होता है। अब इस वेरिएबल को थोड़ा हम ऑर्गेनाइज वे में लिख दें, तो देखो ऑर्गेनाइज में क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें से जो फेमस है वही लिखेंगे, और वह क्या होगा, तो पहले लिखेंगे P, फिर लिखेंगे V, फिर लिखेंगे T। तो फिर भी कहोगे सर आपका लॉजिक क्या है जिस पर ये लिख रहे हैं,
तो आइडियल गैस इक्वेशन जब पढ़ोगे ना, देखिए इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये लिख रहा हूं, ये है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, और उसी के हेल्प से लिख रहे हैं। अगर यही आइडियल गैस की जगह रियल गैस होता, और रियल गैस में तो बहुतों का कंसेप्ट है, उसमें एक वैन डर वाल का पढ़िएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चेंज, क्या हो जाएगा P प्लस AN स्क्वायर बाई B स्क्वायर और V माइनस NB बराबर nRT। ये कहलाता है वैन डर वाल, वैन डर वाल। वैन डर वाल, वाल्स इक्वेशन, वाल्स रियल गैस इक्वेशन। ये वैन डर वाल का कंसेप्ट था। ये वॉल्यूम करेक्शन में n इंटू बी है, और यहाँ पर प्रेशर करेक्शन में पॉजिटिव है AN स्क्वायर बाई B स्क्वायर। कोशिश करोगे इस आंसर्स को डिराइव करना, और प्रेशर करेक्शन पॉजिटिव कैसे आया, वॉल्यूम करेक्शन निगेटिव कैसे आया, फिर इसी का मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, क्रिटिकल कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये सब भी जानने का कोशिश कीजिए। फिर बॉइल टेम्परेचर, इन्वर्सन टेम्परेचर, और सबका रिलेशंस और सबके कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से इसी का स्पेशल केस, जब प्रेशर करेक्शन ए वाला नहीं रहे, जीरो हो जाए, और वॉल्यूम करेक्शन में भी नहीं रहे, तो उस वक्त ये आंसर कन्वर्ट हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन में। और यही आइडियल गैस इक्वेशन के लॉजिक से पहले आया P, इसलिए मैंने P लिखा, इसके बाद आया V सेकंड में, इसलिए मैंने V लिखा, फिर आया यहाँ से आगे बढ़ गए, N और R को छोड़ दिए, N तो नंबर ऑफ मोल है, इसलिए नंबर ऑफ मोल, मोल कंसेप्ट में इसको गैस को भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं, जब गैस पढ़ाएंगे तो उसे क्लियर कर देंगे। और ये R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका 4 तरह का वैल्यू होता है अलग अलग यूनिट में, उसको पता लगाइए। और यहाँ पर सीधा समझिए कि PVT आ गया 3 ठो, और PVT के बाद ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसी में सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर और आगे बढ़ाना होगा तो इसके बाद जोड़ेंगे U को, इंटरनल एनर्जी को, जो कि यहाँ पर है इंटरनल एनर्जी वाला, ये वाला, और इसके बाद जोड़ेंगे सीधा एंथैल्पी को, जो 1.5 लॉ में था वो जोड़ेंगे, और ये T था 0th लॉ में। और इसी के अगर और आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन हो गया देखा जाए, तो यहाँ पर P का नाम आ गया है, फिर V का भी नाम आ गया, इसके बाद T का भी नाम आ गया है, और U का भी नाम आ गया, और X का भी नाम आ गया। तो अब इंतजार कर रहा है, G है, S है और F है। तो इसमें लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का S को, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का S, ये S लिखेंगे, और इसके बाद लिखेंगे जो और जो छूट गया, जिसको बोल सकते हैं G छूटा है और F छूटा है। तो डिक्शनरी में ABCD जब पढ़ेंगे अल्फाबेट्स तो क्या होता है, पहले F आएगा तब G आएगा, तो यहाँ पर लिख दिए F और यहाँ लिख दिए G। तो इस तरह से एक ऑर्डर में लिख दिए, लेकिन 11-12 का हिसाब बनाने के लिए इतना का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा जरूरत पड़ेगा ज़्यादातर P, V, T, इसी से ही सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को भी दिमाग में रखिए, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी जब इसको रिलेट करने का मैक्सवेल इक्वेशन में देखिएगा तो यूज होगा। तो जब कभी आएगा टॉपिक तो हम उसको अच्छा से बताएंगे। अभी चूंकि ये वर्ड आया इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इस पर भी एक चर्चा कर दें। तो अब देखा जाए कि यहाँ पर जो भी मैंने कराया, जो भी बताया कि गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, मतलब क्या हुआ है इसका कि जितने भी फिजिसिस्ट हैं, जो फिजिक्स के जानकार हैं, वो भी कैसा फिजिसिस्ट, जो अच्छा जानकार है, गुड फिजिसिस्ट, वो क्या है, हैव स्टडीड, माने पढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ में
जब स्टूडेंट रहे होंगे तो पढ़ चुके हैं। तो कहाँ पढ़ चुके हैं, किससे पढ़ चुके हैं? तो अंडर वेरी फाइन टीचर्स, एक बहुत अच्छे गुरु के सानिध्य में, उनके साथ रह करके। नियम है भाई, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा चीज सीखोगे, बुरे लोगों की चीज साथ रहोगे तो बुरी चीज भी सीखोगे। तो इसीलिए एनवायरनमेंट का प्रभाव होता है, इसको मान के चलो। तो कोशिश करो कि जो बात बताए हैं इस से आप निकाल करके ये टर्म को लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर मैंने जो लाइन जोड़ा है इस पर भी कभी कोई क्वेश्चंस आएगा दिस फंक्शन का, तो इसको डिफरेंशिएट करना हो या समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म लेना हो, तो इससे पूरा दिस फंक्शन का सारा आंसर लिखा जा सकता है, जो कि इंटरैक्ट कर रहा है। एक दिस फंक्शन, दूसरा एंट्रोपी और तीसरा हो गया एंथैल्पी। और इस तीनों में से अगर कहीं पर भी इसका चेंज दिया हुआ है, जैसे हम इसको फाइनाइट डिफरेंस ले लें तो ये आ जाएगा डेल्टा जी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और इसका लेंगे तो डेल्टा एच। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो टी बाहर हो गया डेल्टा एस। तो एक डेल्टा जी क्वेश्चन में चार्ट दिया रहता है, इंफॉर्मेशन दिया रहता है और इक्वेशन दिया रहता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और उसी के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना गिब्स फंक्शन में चेंज हुआ। ठीक उसी तरह क्वेश्चन तैयार होता है एंथैल्पी चेंज निकालना, उसके लिए भी सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है, इक्वेशन दिया रहता है, और कितना चेंज इन माने एंथैल्पी हो रहा है, ए का, बी का, सी का, डी का। ए बी सी डी क्या है, तो ए और बी रिएक्ट कर रहा है, सी और डी फॉर्म कर रहा है, ये स्केलेटल फॉर्म में है इक्वेशंस। जब ये बैलेंस्ड होगा तो ए बी आएगा बराबर आएगा सी डी आएगा, और इसके आगे में कुछ आता है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ज़्यादातर ये रहता है होल नंबर में। इसी को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स, और इसी के हेल्प से ही मतलब इस चैप्टर का मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन बनाया जाता है। पहले अनबैलेंस्ड, तब बैलेंस्ड, और इसमें बहुत मेथड से बनाया जाता है। जैसे एक बनाया जाता है, बोल सकते हैं ग्रेविमेट्री वेट मेथड से, एक बनाया जाता है मिलीमोल या मोल मेथड से, या एक बनाया जाता है मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मेथड से, और वही पावरफुल है। फिर एक बनाया जाता है पीओएसी मेथड से, एक बनाया जाता है फैक्टर लेवल मेथड से, एक बनाया जाता है ग्रेविमेट्री मेथड से माने वेट मेथड से, एक बनाया जाता है अगर सारा चीज़ माने स्टेट अगर ABCD का मान लो मैक्सिमम गैस में है, अब कोई एक लिक्विड में है, जैसे वाटर आगे लिक्विड में, तो उसको वॉल्यूम 0 लेंगे और सबको कुछ नहीं दिया है तो एनटीपी पर सारा कैलकुलेशन करेंगे और जानते हो कि एक मोल में 22.4 लीटर होता है। और उस बेसिक से यूनिटरी मेथड से सारा का सारा क्वेश्चन यूडोमेट्री से भी बनाया जाता है। तो जब ये डेप्थ में एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, फिर इक्विवेलेंट वेट और फिर रिएक्शंस का बैलेंसिंग, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, सिंबल्स, इक्वेशंस लिखना, फार्मूला लिखना, बहुत चीज़ जानोगे तब जाकर के ये सारा चीज़ डाइजेस्ट होगा, सुपर डाइजेस्ट, तब ये बात समझ में आएगी, हजम होगी। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कहा कि ये ग्रेट टॉपिक्स है और इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देंगे फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी मैं थोड़ा बता रहा हूँ। और इस कंसेप्ट में जो आएगा जिसका नाम था मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, और जिसका नाम और था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला मैंने वर्ड कहा था कंसेप्ट, किसका, फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का कि बायोलॉजी का कि मैथ्स का, तो आया केमिस्ट्री का, तब नाम पड़ा कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसके बाद आया कैसे 3 नंबर बेसिक,
एडवांस नहीं, और बेसिक में भी ऑल नहीं, सम। तो इस तरह से इसका डिकोड कराए हैं, एनालिसिस किए हैं, और ये इसके इक्विवेलेंट है। जेई मेन, जेई एडवांस बोलता है मोल कंसंट्रेट स्टोइकियोमेट्री, और 11th क्लास का बोलता है कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और याद कर लो कि 11th क्लास का जो कंसेप्ट है केमिस्ट्री का वो 160 कंसेप्ट है 11th क्लास के लिए, और 12th क्लास का जो कंसेप्ट है वो भी 160 कंसेप्ट है। तो इसीलिए ये मिल करके हो गया 320 केमिस्ट्री में। इसी तरह का फिजिक्स में भी है 160 और 160 320। मैथ में मिलेगा, चूंकि प्रैक्टिकल नहीं होता है तो इसलिए वहाँ 240 और 240, और सब जोड़ दोगे तो 1120 इतना कंसेप्ट होगा। तो जिस दिन इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सुधर जाएगा। तो पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स को सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार पढ़िए। अब मैथ में जे एडवांस का जो किताब है टीएमएच का बुक, उसके अनुसार 28 जो चैप्टर मैंने ब्रेक किया है उसके अनुसार उसको पढ़िए। उसमें 7385 क्वेश्चन है, और डेली 10 क्वेश्चन बनाओगे तो 2 साल में पूरी क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो आएगा कि इस के अंदर में अगर एनालाइज किया जाए तो क्या है, तो पहला है जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा में आएगा इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, तीसरा है नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, और इसी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं इंक्लूडिंग कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, और इसका वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, इसलिए वो वीडियो देखने से ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और अभी 1 और 2 का वीडियो नहीं बनाया है, चौथा में चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट, कॉमा दे करके कंपाउंड, फिर इसी में आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका भी वीडियो पार्टली आंशिक रूप से बनाया है। कैसा बनाया है, तो नाम था कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, और उसी में जोड़ देंगे एटम के बारे में, मोनोटॉमिक, और इसी का नाम था एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो वो भी वीडियो है जिसको हम यहाँ लिख देते हैं, एलिमेंट्री आइडियाज ऑन पीरियोडिक टेबल। ऐसा नहीं सोचना है कि केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ा दिए। एलिमेंट्री आइडियाज, उसी के यूज से ही ये बात समझ में आएगा कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, कि कौन कौन एलिमेंट होते हैं जो प्योर सब्सटेंस में आता है, और उसके सिंबल क्या हैं, उसके वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वेरिएबल वैलेंसी कैसे हुआ, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलाइड है, और उसके एटॉमिक वेट कितने हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन इस एलिमेंट्री आइडियाज ऑन पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा। और इसी को जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स में, तो उस वक्त इसी का यूज होगा, और इसी में माने SPDF के बारे में भी पता चलेगा कि S क्या है, P क्या है, D क्या है, F क्या है। फिर उसी में पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भरने के लिए बोरबरी स्कीम हुआ, फिर सेकंड में आ जाएगा जिसको बोल सकते हैं अबाव प्रिंसिपल हुआ, फिर थर्ड में आ जाएगा होर्न्स रूल हो गया, फिर लास्ट में पॉलिश फिजन प्रिंसिपल होगा।
तो यूजिंग पीरियोडिक टेबल भी वो सारे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी सिखाएंगे। और पांचवा कॉन्सेप्ट है जिसको बोल सकते हैं कि ये आएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके जितने लॉ हैं सब पढ़िए, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। छठा में होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब ने आखिर एटॉमिक थ्योरी, ये नहीं कि मॉलिक्यूलर थ्योरी, उन्होंने क्या दिया था कंसेप्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो ये जानना है। सातवां में दो पार्ट है, सात का ए में है एटॉमिक वेट और बी पार्ट में है मॉलिक्यूलर वेट। स्वाभाविक है, मॉलिक्यूलर वेट जब भी नाम आ रहा है तो ये कंपाउंड आएगा, एसिड, बेसिस, सॉल्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या कोई एलिमेंटल मॉलिक्यूल आएगा जैसे O2, O3, P4, S6, S8, I7, C16, C60, C70, उस समय आएगा एलिमेंटल मॉलिक्यूल में। और ये वाला वीडियो भी ऑलरेडी बनाया जा चुका है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन का एटॉमिक वेट का बहुत डिटेल में दिए हैं, कम से कम वीडियो हमको लगता है A, B, C, D, E, F इतना तक आ चुका है, 6 वीडियो इस पर खाली दिए हुए। और 8वां नंबर में आ जाएगा, A पार्ट में है मोल कॉन्सेप्ट। इसका भी वीडियो दिया जा चुका है, जिसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं और राइट कर दे रहे हैं, मतलब वो वीडियो दिया जा चुका है। तो वीडियो में देखिए केमिस्ट्री का, एटॉमिक वेट का बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, फिर मोल कॉन्सेप्ट का भी दिए हैं, अभी और चलेगा इसमें। और बी पार्ट में है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। अभी ये मोलर वॉल्यूम नहीं बताए हैं, बताएंगे जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा देंगे पीरियोडिक, तब। फिर मॉलिक्यूलर वेट बताना है, अभी नहीं बताए हैं, क्योंकि ये इतना एटॉमिक वेट में अच्छा से बता दिए हैं, किसी के हेल्प से ये समझा देंगे। लेकिन अभी ये दोनों बाकी है, माने इसको हम ऐसे सोच लेते हैं कि ये भी अभी बाकी है, ये भी अभी बाकी है, दो ठो काट दिए हैं, अभी बाकी है। लेकिन ये दोनों करा चुके हैं, इसलिए दोनों वीडियो देख सकते हैं। फिर ये वाला वीडियो पूरा करा चुके हैं। और ये सब 1 और 2 अपने भी थोड़ा पढ़िए, क्योंकि उसमें क्या है, केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का, और इसका स्कोप क्या है, किसका, केमिस्ट्री का, ये सब थोड़ा अपने भी पढ़ के भी सीखिए और कोशिश करेंगे बताएं। 9 नंबर में है कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, कोई भी कंपाउंड का नाम दिया रहेगा और उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका परसेंटेज पूछा जाता है। और आजकल जेईई मेन में तो बहुत क्वेश्चन आ रही है। और क्या करता है, कंपाउंड का नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दे देगा या इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा। अगर आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर जानते हैं और परसेंटेज कंपोजिशन ये वाला जानते हैं, तो वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और कभी कभी ये इनऑर्गेनिक का भी कंपाउंड देता है, तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए नाम जानना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, तब जाके इसका जो बेसिक है लगा देने से क्वेश्चन मिलता है। हर साल जेईई में क्वेश्चन आ रहा है। और 10 नंबर में है जिसको नाम है एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ये क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक का या इनऑर्गेनिक मोलिकुलर फार्मूला लिखने को बोलेगा, लिखिए, और उसके लिए कंडीशन क्या दे देता है, उसका परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी एलिमेंट है, कितना परसेंट है कार्बन, कितना परसेंट है हाइड्रोजन, कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसी से कैलकुलेशन से पता लगाया जाता है उसका प्रोपोर्शन, और पता लगाया जाता है एम्पिरिकल फार्मूला, और उसका मोलिकुलर वेट दिया रहता है, तो वो पता चल जाता है रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला से n निकल जाता है, स्मॉल n, और वही n को पुट करने से मोलिकुलर फार्मूला डिराइव हो जाता है। ये ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है।
तो ये भी इंटरेस्ट में आता है। और 11th में है केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं वो एक क्या चीज़ है, तो उसको ऐसे समझा जाए कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस का मतलब हुआ कि कहीं पर ए और बी दिया हुआ है, मतलब रिएक्टेंट्स दिया हुआ है, और इधर का आंसर्स आपको नहीं मालूम है, वो पता लगाना है। तो पार्शियल मेथड से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से या बोल सकते हैं एक्सपीरियंस मेथड से कि आप इतना अच्छा से प्रैक्टिस कर लिए हो कि मालूम ही चल गया कि क्या आंसर हो गया, और वो यहाँ का आंसर को ढूंढना पड़ता है। चलिए मान लीजिए ढूंढ लिए बाई हुक और बाई क्रूक, और सपोज करिए कि वो आंसर आया कैसा, तो सपोज करो सी और डी आ गया। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए ढूंढना पड़ेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या क्या है। अगर ज़्यादा होगा तो डैश डैश बढ़ जाएगा, यहाँ भी डैश डैश बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो लिखा गया है केमिकल रिएक्शंस, मतलब सारा चीज़ जानना है, पूरा इंफॉर्मेशन जानना है यहाँ पर। और जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक मोल कंसेप्ट स्टोकियोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं मिलीमोल मेथड से या ग्रेविमेट्री मेथड से। तो नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, डेंसिटी, बहुत सारा कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये चैप्टर बहुत महान है, बहुत खतरनाक है। और इसके बाद आएगा लास्ट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री एंड calculations based on stoichiometric coefficient। कोफिशिएंट इसमें और जोड़ देते हैं इंक्लूडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, इंक्लूडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन जब होता है ना तो इधर रिएक्टेंट्स में ये दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट रहता है, एक तो एक्सेस रिएजेंट रहता है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लिए कि दोनों में से कौन है, सपोज कीजिए ए है या बी भी हो सकता है, मान लीजिए हम बोले हैं ए, तो इसी को बेस बना करके यूनिटरी मेथड से इसकी जो कोफिशिएंट है वो देख करके मिलीमोल का क्वेश्चन बनाया जाता है। और जब मिलीमोल क्वेश्चन से नहीं बना के मिली क्वांट से बनाना है तो उस समय इक्वेशन आप बैलेंस करिए या ना करिए, वो आराम से स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। और उसका लॉ प्रिंसिपल में भी है कि लिमिटिंग रिएजेंट अगर पता चल गया कि इसका आंसर सपोज करो x मिली इक्विवेलेंट है, तो रिएक्शन में ये x ही भाग लेगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो बच जाएगा और x ही बनेगा और x ही बनेगा। अर्थात इक्विवेलेंट वेट बहुत अच्छा से पढ़िए तभी मिली इक्विवेलेंट समझ में आएगा। लेकिन पता नहीं सीबीएसई वाले का कहाँ खोपड़ी खराब हुआ, वो मतलब इक्विवेलेंट वेट के बारे में चर्चा ही नहीं की है। जबकि वही चीज़ इंग्लिश मीडियम के जो आईएससी हैं, अर्थात इसके पहले हम लोग तो आईसीएसई पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद 11-12 में जाते हैं तो आईएससी हो गया। भले अभी भी आईएससी में सीबीएसई और आईएससी में 11-12 के लिए कोई फर्क नहीं है, दोनों का सेम मैटर है। लेकिन इनके 11-12 के किताब में इक्विवेलेंट वेट का फंडा है 11th क्लास के बुक में। जैसे किताब का कोई भी आप उठा लीजिएगा, वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, 11th क्लास के पार्ट 1 बुक में मिल जाएगा जहाँ से इक्विवेलेंट वेट का फंडा आप पढ़ सकते हैं। अन्य तो कोई बेसिक बुक से भी पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा। तो इंक्लूडिंग लिमिटिंग रिएजेंट और एक लास्ट जोड़ते हैं एंड कंसंट्रेशंस। किसका कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड सोल्यूशन।
एक्चुअली सोल्यूशन बहुत होता है, लेकिन स्पेशली जब हम ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, तो उसमें बताएंगे सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और किसको सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, और सॉल्यूशन का टाइप 3 ठो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन कैसे होता है, और हर एक सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन का 3 केस, लिक्विड का 3 केस, गैस का 3 केस मिला करके 9 तरह का सॉल्यूशंस होगा, उसका एग्जांपल्स, तब उसका कंसंट्रेशन। तो कहने को तो इसके अंदर में एक कंसेप्ट ये पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है लिमिटिंग रीजेंट के बारे में, और तीसरा पढ़ना है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस वाला, ये वाला स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो 1 दर्जन चैप्टर्स है, तो आज इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी में हम लोग क्लास को बंद करेंगे। तो पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दिख रहा है कि ये 1 दर्जन, यहां भी देखिए 1 से 12, ये 1 दर्जन मतलब 1 डजन, जो कि इक्विवेलेंट है 12 कंसेप्ट्स। तो जब ये 12 कंसेप्ट को एक दूसरे से लिंक करिएगा, कैसे लिंक होगा, मतलब 1 लिंक है 2 से, 2 लिंक है 3 से, 3 लिंक है 4 से, 4 लिंक है 5 से, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये पूरा एक दूसरे से लिंक है। तो जब इसका लिंकेज समझ जाएंगे, सारा चीज समझ जाएंगे, तब आप समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स एंड स्टोइचियोमेट्री, या समझेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और यही 9th क्लास का 4 चैप्टर्स में का पहला चैप्टर्स मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें बताता है मतलब कि सब्सटेंस प्योर है, सब्सटेंस मतलब फिजिकली कैसा है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो पढ़ाया जाता है। दूसरा में है केमिकली, माने इज मैटर नॉट एज प्योर, वो 2nd चैप्टर भी इसी में आता है, और 3rd चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल इसी में आता है। हाँ, केमिस्ट्री का 4था चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 11th क्लास का चैप्टर 2 है। और एक चैप्टर 9 में जोड़ना चाहिए था 5वां चैप्टर के रूप में, जिसको बोला जाए एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तब और मजा आता है, क्योंकि लास्ट में हो गया एलिमेंट्री पार्टिकल, उसके पहले एटम मॉलिक्यूल हो गया, और उसके पहले एटम का स्ट्रक्चर्स हो गया, और उसके पहले मैटर आ गया फिजिकली और केमिकली। और वही 10th क्लास में जाओगे तो देखोगे 5 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस, वो पूरा क्या है, इनऑर्गेनिक है। दूसरा चैप्टर देखते हैं तो उसमें रहता है एसिड बेसिस सॉल्ट, वो क्या है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड है, और खासकर ज़्यादातर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है एसिड बेसिस सॉल्ट। लेकिन कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोला जा सकता है, लेकिन वहाँ का मतलब है सिर्फ वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ाया जा रहा है, बेसिक एरिया। और फिर उसके बाद जब तीसरा चैप्टर जाएंगे तो उसमें पढ़ाता है लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स, वो क्या है, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो उसी में तो ब्रेक करेंगे तो मेटल नॉन मेटल मेटलाइड आता है, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है। और चौथा चैप्टर पूरा केमिस्ट्री है, कार्बन से रिलेटेड, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो, ठीक है। और लास्ट में आएगा 5वां पीरियोडिक टेबल, और वो पीरियोडिक टेबल समझ लो कि यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है। तो इस तरह से 9 और 10 का सिलेबस को मैंने कहा और इसके एनालिसिस किया। और इसके पहले एक वीडियो में मैंने दिया था कि एनालिसिस ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये पार्ट 2 हो गया जो आज थोड़ा डिटेल में बताया है, और इसके पहले वो हाईलाइट में था पार्ट 1। तब दोनों मिल करके आपको पूरा डिटेल हुआ, और आने वाले दिन में हम एक एक टुकड़ा करके 12 चीज़ पढ़ाएंगे, क्योंकि ये 12 पढ़ लोगे तब इसके बाद केमिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, फिजिकल केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री का 11th क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसी में आता है एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, और सॉलिडिटी प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा सा रहेगा उसमें। तो जब आएगा वो चैप्टर्स तब बताएंगे, बफर सोल्यूशन भी है उसमें, तो हेंडरसन इक्वेशन और बहुत सारा तमाम चीज़ है। तो आज का इतने ही में रोकिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। 4th नंबर जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स, और कैसे कोई कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं, और एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल का नाम कैसे याद करेंगे, ये सब चीज़ें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, और सी यू अगेन, और इसी तरह हम लोग रेगुलर अपना पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड always relate with the
your NCERT book and go through your NCERT book and a lot of things are available in the NCERT book. उसी को आप एक मान लीजिए वेद, उपनिषद और गीता और मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, केमिस्ट्री एक दिन सुधर जाएगा। अगर केमिस्ट्री भी खाली सुधर जाए तो भी जेई में निकल जाएगा। अगर 3 पेपर में कोई 2 हो गया तो थोड़ा रिजल्ट अच्छा होगा, और तीनों अच्छा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, मैं तो देख ही रहे हो कि फिजिक्स की भी क्लास दे रहे हैं, केमिस्ट्री भी दे रहे हैं, मैथ्स भी दे रहे हैं। तो ये प्रभु की कृपा है, मेरी कोई कृपा नहीं है। उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया है इस यूनिवर्स में कि भाई आप बच्चों को थोड़ा हेल्प दीजिए, मदद दीजिए, आपके पास जो ज्ञान है, क्योंकि पृथ्वी पर तो मैं हमेशा रहूँगा नहीं, ये तो सत्य है। लेकिन जब मेरे को ये चूज़ किया गया है कि नहीं आप कुछ बच्चों को दीजिए, तो चलिए दे रहा है, दुरुस्त है। काशी बुद्धि लॉकडाउन में आई रहती तो मैं शायद उसी समय देते रहता, नहीं दिया तो जब वो तब सवेरा। और जो अभी दे रहे हैं दिल से, मन से इसको एकदम आत्मसात कीजिए, और ज़रूर एक दिन आएगा कि बच्चे जेईई एडवांस और जेईई मेन पूरा करेंगे और आपके सपने होंगे पूरे। और इसमें एक लाइन कहेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओके, see you again.